नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन आवाज। मैं हूं नीरज। अभी हम दरभंगा में हैं और दरभंगा की बात करें तो लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। मौतों के आंकड़ा भी लगातार यहाँ पे तांडव मचा रहा है। अब देश की बात करें तो देश में लगातार लाखों की संख्या में कोरोना संक्रमित पाए जाते हैं और करीबन 3000 के पार प्रतिदिन मृत्यु हो रही है। तो इस ऐसे परिस्थिति में अगर बात करें तो वैसे गरीब असहायों के सहायता के लिए मददगार लगातार निकल के आते हैं, जिसमें से अगर बात करें तो प्रेम पासवान जी भी दरभंगा के हैं और वह राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। अगर बात करें तो लगातार गरीब असहायों की मदद कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से गरीबों की सहायता करते हैं। सबसे पहले आपका सिटीजन आवाज में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ऐसे महामारी में आपने हमें समय दिया। तो आप गरीब असहाय लोगों को किस किस तरह से उनकी सहायता करते हैं? देखिए, जब से लॉकडाउन हुआ था पिछले साल से, तभी से हमसे जो बनता आ रहा है, तो हम गरीब लोगों को, वैसे लोगों को जिनके पास खाने का कोई व्यवस्था नहीं है, जिनके पास गैस नहीं है, खाना नहीं बना सकते हैं, वैसे लोगों को हम खुद से खाना बनाकर और उनको जाकर खिलाते हैं। और लगभग हम प्रतिदिन 50 से ज़्यादा लोगों को खाना खिलाते हैं, जो अलग अलग जगहों पर जाकर हम खिलाते हैं। जैसे मैं यहाँ स्टेशन हो गया दरभंगा जंक्शन, हराही पोखर, शास्त्री चौक, मिर्जापुर, ओवर ब्रिज के नीचे में जो लोग भी आसानी उन लोगों को हम खाना खिलाने का काम करते हैं। अगर देखा जाए जब उनके पास में आप खाने के पैकेट लेके जाते होंगे तो किस तरह से वो आपको देख कर आप व्यवहार करते हैं? वो एक तरह से मानते हैं कि हमारे भगवान के रूप में आते हैं, पकड़ने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। उनके आंखों में एक दर्द छलकता है, आंसू आ जाते हैं उनकी आंखों में, क्योंकि उन्हें कोई देखने सुनने वाला नहीं है। जब हम उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आप ही आए हैं, बाकी लोग नहीं आता हमको खिलाने के लिए। जो भी आते हैं वो उनसे दूर चले जाते हैं, उनके तरफ देखते भी नहीं है। जब उनसे कुछ मांगने का प्रयास भी किया जाता है तो उनको डांट के भगा दिया जाता है। ऐसे दर्द को लेकर वो उनसे बात करते रहते हैं और रोने भी लग जाते हैं देख के, जब हम उन्हें खाना खिलाने के लिए जाते हैं। आप उन लोगों को क्या क्या उपलब्ध करवाते हैं? हम अलग अलग सामग्री उपलब्ध करवाते हैं। कभी हलवा पूरी खिलाते हैं, कभी खिचड़ी खिलाते हैं, कभी भूजा बना के खिलाते हैं, कभी कचौड़ी बना के खिलाते हैं, कभी सब्जी भी देते हैं, रोटी सब्जी खिलाते हैं। मतलब हर एक तरह का सामग्री उपलब्ध करवाते हैं और ऑक्सीजन भी मुहैया करवाते हैं लोगों को। जहाँ कहीं भी अस्पताल में समस्या हो, दवा की समस्या हो, इंजेक्शन की समस्या हो, वो सब समस्या को भी हमारे तरफ से जितना होता है हम समाधान करने का कोशिश करते हैं। गरीब असहाय व्यक्तियों को मदद नहीं कर रहे थे, उन लोगों से आप क्या अपील करेंगे? ये हमारा उन लोगों से यही अपील रहेगा कि आप लोग सामर्थ्य हैं। जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो इस चीजों को हम सुनते हैं कि वो लोग कहते हैं कि हम दिन भर कमाते हैं, तब सिर्फ आटा का दाम निकलता है उनसे। और हम वैसे लोगों से ये कहना चाहते हैं जो लोग सामर्थ्य है, कर सकते हैं, उन्हें खिला सकते हैं, तो अगल बगल के लोग जो लोग भूखे सो रहे हैं उनके पेट को भरें। और उनके पेट को भरने से आपका कुछ कम नहीं होने जा रहा है। अगर हमारे घर पर कुछ असहाय लोग होते हैं जो आते हैं मांगने के लिए, जो सामर्थ्य नहीं, जो खा नहीं पाते हैं, कहीं से कुछ कर नहीं पाते, वैसे लोगों को खाना खिलाइए, उनको बैठाइए, इंसानियत का परिचय देना चाहिए। ये नहीं कि जब वो आते हैं तो उनको भगा देना चाहिए, जबकि आपके पास वो सामर्थ्य है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? लोग कोरोना से नहीं, भूखमरी से मर रहे हैं। आधा से ज्यादा लोग तो भूखे मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। और जिन लोगों के पास सामर्थ्य भी है वो लोग उनको भगा देते हैं, नहीं खिलाते हैं। ऐसा लोगों को करना है। फिर से व्यावसायिक लोग से हमारा बात हुआ था, जो लोग हलवाई का काम करते हैं, जो लोग प्रसाद वितरण करते हैं, खिलाते हैं, जहाँ कहीं किराना दुकान होता है। जब हम एक जगह प्रसाद लेने गए थे, नवरात्रि का समय चल रहा था, तो उनका ये कहना था कि अभी नवरात्रि के दिन हम लोग, जब नॉर्मल रहता था माहौल, तो कुंटल बनाते थे हम लोग, प्रसाद जो वितरण करते थे, लड्डू जो होता है वो कुंटल में बनता था। लेकिन जैसा अभी परिस्थिति आ गया है, 10 लड्डू भी नहीं दिखता है। ऐसी परिस्थिति में रोज कमाने खाने वाले जो लोग हैं, जो लोग रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, वो लोग कहाँ से खाएंगे? और ये बताइए कि ऐसे में वो कोरोना से मरेंगे या भूख से मरेंगे? ये हम पूछना चाह रहे हैं अपने समाज से, और अपने समाज को एक संदेश देना चाह रहे हैं कि वैसे लोगों का मदद करें। बात करें दरभंगा की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर क्या?
कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे तरीके से जर्जर हो चुका है। जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं सांसद महोदय, उन्होंने एक सपना दिखाया था एम्स का, जो कि वो पूरा नहीं किए। जनता अगर किसी नेता को चुनता है तो वो क्यों चुनता है? क्योंकि वो वादे करते हैं जनता से कि मैं अगर बनूंगा तो इस काम को करूंगा। उनका उनपे एक आसरा रहता है, भरोसा करते हैं, तब जाके वोट करते हैं। लेकिन इस परिस्थिति में किसी भी जनप्रतिनिधि का आगे नहीं आना और बंगाल चुनाव में जाके यहाँ के विधायक को व्यस्त हो जाना, ये बहुत ही निंदनीय है। और आने वाले समय में जनता इस चीज का जवाब आपको देगा। अभी भी वक्त है। हमारा ये निवेदन है, हमारा ये विनम्र निवेदन है यहाँ के सांसद और विधायक से कि ऐसी परिस्थिति में आप एक जनप्रतिनिधि हैं तो जनता का मदद करिए। ये नहीं कि आप बंगाल चुनाव में जाकर मस्त होइए और सत्ता का भोग लीजिए। सत्ता में बैठे लोग हों या विपक्ष में बैठे लोग हों, इस परिस्थिति में कोई सामने नहीं आ रहा है। अस्पताल का व्यवस्था चरमराया हुआ है। शिक्षा का व्यवस्था आप देख लीजिए कैसा है। शिक्षा का व्यवस्था पूरे तरीके से खत्म होते जा रहा है। छात्रों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है, उनके उज्जवल भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में न शिक्षा का व्यवस्था है, न चिकित्सा का व्यवस्था है। दोनों का हालात जर्जर है। कल के डेट में बेगूसराय का एक घटना हमारे पास आया था, जिनको रेमडेसिविर का जरूरत था। पूरे दरभंगा में वो रेमडेसिविर नहीं उपलब्ध हो पाया। जब उनका मौत हो गया तो अंततः हमें पता चला कि एक जगह है, लेकिन तब तक वो बच नहीं पाए, कहीं से भी उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसकी सूचना हमने सबको दिया था। नहीं उपलब्ध हो पा रहा, लोग मर रहे हैं। सरकार से क्या अपील है आपका? सरकार से हमारा ये अपील है कि देखिए, अभी के समय में जो आपने मंदिर के लिए इतना फोकस किया था, बहुत लोग ये अपील भी करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन उन लोगों की अब ये एहसास हो रहा है कि हॉस्पिटल का ज्यादा जरूरत है। आईपीएल चल रहा है, अभी सरकार आईपीएल करवा रही है। हमारा ये निवेदन है कि उस स्टेडियम में लगभग हजारों की संख्या में बेड लग सकती है, वहाँ बेड की व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है ताकि लोगों का जान बच सके। वैसे वैसे स्थलों पे वहाँ हॉस्पिटल टाइप का एक कैंप लगा तो वहाँ लोगों को क्यों नहीं रखा जा रहा है, जो लोग आज दौड़ दौड़ के मर रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी कैसे हो गई? जब आपके पास 1 साल का वक्त था तो आप क्या कर रहे थे? आज आप देख लीजिए, बंगाल में ये लोग इतनी रैलियां किए हैं कि वहाँ का हर एक दूसरा व्यक्ति पॉजिटिव निकल रहा है, जो कि पहले 5% वहाँ का पॉजिटिव का था, जो 45 से लेकर 55% तक लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं। ऐसा माहौल हो गया है और इन माहौलों को यहाँ के नेताओं के द्वारा बनाया गया, यहाँ के प्रधानमंत्रियों के द्वारा बनाया गया। ये कहाँ तक उचित है? जनता किससे अभी आस करे? आप, जनता ने आपको चुना था, आपको कुर्सी पे बैठाया था, किसका ये बनता है कि वो जनता की आवाज को उठाए या फिर उनके दर्द में उनके साथ खड़ा हो? लेकिन अभी सरकारें खड़ी नहीं है, विपक्ष के लोग घर में बैठे हुए हैं, कोई सामने नहीं आ रहा है। सरकार से हम ये अपील करते हैं कि आप हॉस्पिटल का व्यवस्था करें, ऑक्सीजन का व्यवस्था करें, वेंटिलेटर का व्यवस्था करें, बेड का व्यवस्था करें, जिस कारण से लोग मर रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज की भूखमरी से जो लोग मर रहे हैं, तो वैसे लोगों की सहायता करें ताकि वो भूखे नहीं मरे। और यहाँ की जो जनता है, अगर देखें तो बिहार में नाइट कर्फ्यू लगा दी गई है 15 मई तक रह दी। तो बात करें यहाँ की जनता को लेकर, जो आप जिस तरह से देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं कि बिहार सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया है उनका पालन नहीं करते, तो उन लोगों को क्या सलाह देंगे? देखिए, नाइट कर्फ्यू तो हमारे तरफ से कोई वजह ही नहीं है नाइट कर्फ्यू लगाने का। नाइट कर्फ्यू आपने क्यों लगाया? हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से कि कोरोना ऐसा चीज है जो रात में जग जाता है और दिन में सो जाता है। नाइट कर्फ्यू का क्या जरूरत था? नाइट कर्फ्यू से कोरोना खत्म हो सकता है क्या? देखिए, नाइट कर्फ्यू के नाम पे लोगों से वसूली किया जा रहा है। अब मान के चलते हैं ना कि कोई लोग रात में पॉजिटिव हो जा रहे हैं, आप उन पे लाठी चार्ज करते हैं। जब वह व्यक्ति बताता है कि हम पॉजिटिव है, हम दिखाने जा रहे हैं, तो आप उनको मार रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? कोरोना सिर्फ रात में जाग जाए ये जरूरी तो नहीं है ना। कोरोना तो 24 घंटे लोगों के अंदर अटैक कर रहा है और लोग उससे मर रहे हैं। तो नाइट कर्फ्यू लगाने का क्या उचित था? अगर आपको लगाना ही था तो आप 3 दिन का लॉकडाउन लगाते, जैसा महाराष्ट्र ने अपनाया था इस चीज को, तब जाके वहाँ कोरोना की जनसंख्या कम हुई थी। नाइट कर्फ्यू का कोई उचित नहीं बनता कि आप नाइट कर्फ्यू लगा दिए। ये जनता को एक महामारी में धकेलना था, नाइट कर्फ्यू लगा के वसूली करना था। अगर बात करें तो यहाँ जो कोरोना संक्रमितों की संख्या में प्रतिदिन वृद्धि होती है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका मृत्यु हो जाता है। तो अगर आपके नज़र से देखें तो किस तरह से जो कोरोना संक्रमितों में जो वृद्धि होती है, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, लोग रह नहीं पा रहे हैं। हम बताए पहले ही आपको, अगर वो कमाएंगे नहीं
तो खाएंगे कैसे। बाहर निकल रहे हैं सार्वजनिक स्थल पे, अब सपोज करके जो सब्जी बेच रहे हैं, जो लोग रोज कमाते खाते हैं, वो घर में तो रह नहीं सकते। अब वो लोग पॉजिटिव हो पा रहे हैं, तो हमारा तो हमारे लोगों से अपील होगा कि जितना हो सके घर में रहें। घर से ज्यादा उपचार कहीं नहीं मिलने वाला है, हॉस्पिटल में भी नहीं। होम क्वारंटाइन हो जाए और जो पर्याप्त मात्रा में डोज है, जैसे नींबू पानी है, गर्म पानी है, फिर से वो अदरक वाली चाय है, ये सब चीजों का ग्रहण करें। और जो लोग नहीं कमा रहे हैं, नहीं खा पा रहे हैं, वैसे लोग बाहर आ रहे हैं, उस वजह से जो लोग आपस में मिलजुल पा रहे हैं, वो उनका मजबूरी है, वो जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना फैला और सरकार को एक कदम उठाना चाहिए था कि 3 दिनों का लॉकडाउन करना चाहिए था, ताकि ये रुक सकता। ये नहीं कि आप नाइट कर्फ्यू लगा दिए, ऐसा नहीं, ये गलत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ राष्ट्रीय संयोजक प्रेम पासवान जी, जिन्होंने लगातार बताया कि किस तरह से अभी समाज हित को लेकर, देश हित को लेकर काम कर रहे हैं। तो लगातार आप भी इस तरह के अगर हो सके तो जो गरीब असहाय लोग हैं उनकी मदद करें। लगातार बने रहिए सिटीजन अवार्ड के साथ और बिहार सरकार के द्वारा जो जारी गाइडलाइंस है उसका पालन करें। जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। धन्यवाद।